हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वैष्णवी प्रसादन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी कर लिया है एंड समरी भी कर लिया एंड चैप्टर 15 तक के सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं, जिसके वीडियो चैनल पे पढ़ चुके हैं एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप वहां से देख सकते हैं। समरी चैप्टर 1 एंड 2 की हो गई है एंड अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो चलते हैं हम हमारी वीडियो पे। एंड जैसे मैंने कहा, चैप्टर 3 है हमारा लूकस थर्ड थॉट एंड इसमें हम लोगों ने अबाउट द ऑथर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वीडियो अवेलेबल है आपके लिए। एंड हम लोगों ने इसका जो मेन टेक्स्ट था उस पर भी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर लिया है एंड अब हम आ रहे हैं समरी में। तो समरी में स्टार्टिंग में तो यही चीज है कि ये जो ऐसे है थर्ड थॉट, इसे ये एक ब्रीफ या लाइट हार्टेड स्टोरी बताई गई है, जिसमें ऑथर ने यानी कि लूकस ने अपने एक फ्रेंड के बारे में बताया है कि एक इंसिडेंट था। उनके एक फ्रेंड थे जो कि एक बिजनेसमैन थे एंड वो थोड़े कन्फ्लिक्टेड इंसान थे, थोड़े कंफ्यूज इंसान थे, ठीक है। तो उनकी स्टोरी इन्होंने अपने इस एस्से में बताई है एंड ये जो इनका एस्से है ये पब्लिश हुआ था, इनकी बुक है द फैंटम जर्नल एंड अदर एसेज एंड डाइवर्जन्स, ठीक है। ये कलेक्शन है इनके एसेज की जो कि पब्लिश हुई थी 1919 में एंड इसी कलेक्शन में इनका ये जो एसे है थर्ड थॉट वो पब्लिश हुआ है, ठीक है। सो स्टोरी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरी जो है वो इनके एक फ्रेंड के बारे में जो कि एक बिजनेसमैन था एंड वो काफी कंफ्यूज हो गए थे, या बहुत सारे अजीब अजीब थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे थे, पेक्यूलियर थॉट्स आ रहे थे जब उन्होंने एक आप कह सकते हो एक ट्रांजैक्शन उन्होंने किया था। सो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक दिन जो है इनके एक फ्रेंड थे, वो बिजनेसमैन था एंड उन्होंने एक वाटर पेंटिंग को जो है परचेज किया था, जिसको हो रहा था कि मतलब जो सेलर था वो कह रहा था कि सर ये एक रेप्लिका है टर्नर्स का, ठीक है। टर्नर्स एक बहुत अच्छे पेंटर है, उनका जो है ये एक रेप्लिका है, एक इमिटेशन है उस पेंटर की। सो इनके जो फ्रेंड थे उन्होंने जो है वो बस 10 सेलिंग्स में खरीद लिया था। उनको लगा था कि रिप्लिका ही है, कॉपी ही है, कितना मिल जाएगा मुझे, तो उन्होंने खरीद लिया था। बट जब वो उस पेंटिंग को सेल करने चले, ठीक है, तो वो पेंटिंग उन्हें 50 पाउंड्स की पड़ गई। 50 पाउंड्स में उन्होंने उसे रीसेल कर लिया एंड ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 100 टाइम्स प्रॉफिट हो गया। ऑलमोस्ट 49 पाउंड्स का उन्हें प्रॉफिट हो गया बिना किसी नेगोशिएशन के, मतलब किसी से बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ी कि सर आप ये ज्यादा बोल रहे हो, कम बोल रहे हो, कुछ नहीं, बिना किसी क्वेश्चन के 50 पाउंड्स में वो पेंटिंग उन्होंने बेच दी, क्योंकि वो एक रेप्लिका नहीं, वो एक टर्नर्स की ओरिजिनल कॉपी निकली, ठीक है, कि वो पेंटिंग टर्नर्स ने ही ड्रॉ की हुई। अब इससे इनके जो फ्रेंड थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए एंड उन्होंने कहा, सोचने लगे कि मैं इसका इन पैसों का क्या करूं। तो सबसे पहला थॉट उनके दिमाग में आया कि मैं जो डीलर था जिससे मैंने ये पेंटिंग खरीदी थी, मैं अपना प्रॉफिट 50% उसे दे देता हूँ। तो डिसीजन हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50% जो था यानी कि अराउंड 25 पाउंड्स जो है वो एक लेटर में उन्हें रखा, एक लेटर लिखा उन्होंने बताते हुए पूरी अपनी चीजें कि मैंने ये पाउंड ऐसे, ये पेंटिंग मैंने इतने में बेच दी है, या मैं आपको देना चाहता हूँ। एंड एनवलप में डाला उन्होंने, उसे सेंड ही करने वाले थे बट स्टैम्प नहीं था, तो उसे उस दिन सेंड नहीं कर पाए, ठीक है। रात में सोते हुए उनके दिमाग में आया, यार मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं अपना ये प्रॉफिट ऐसे ही सबको बांटता रहूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। फिर थोड़ा बहुत उन्होंने क्वेश्चन किया, खुद से चीजें सोची एंड उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने डिसाइड किया, अच्छा ठीक है मैं इस इंसान को 10 पाउंड दे दूंगा। तो अगेन उन्होंने 25 पाउंड हटाया, 10 पाउंड एनवलप में डाल दिया, ठीक है। अब फिर किसी वजह से ये नहीं सेंड कर पाए वो लेटर अपना। सो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। थोड़ा सोचने लगे, उनको हुआ कि यार ऐसा तो होता नहीं है, अगर मैं इसको पैसे दे दूंगा, ये एक डीलर है, एक छोटा डीलर है, कहीं इसके दिमाग में ये ना आ जाए कि हर कोई तो मुझे पैसे देता रहता है, मुझे तो पैसे मिलते रहते हैं, इस वजह से मुझे मेरे जो आइटम्स हैं, फ्यूचर आइटम्स हैं, उनकी प्राइस ज्यादा बतानी चाहिए, ठीक है। सो ये भी एक बात उनके दिमाग में आई एंड उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं इसे 2 पाउंड्स दे दूंगा। एनवलप में 2 पाउंड्स उन्होंने डाले एंड वो चले गए बाहर डिनर करने, ठीक है। डिनर करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक गेम खेलेंगे, एक गैम्बलिंग गेम खेलेंगे वो। अब वहां पे वो चले गए एंड वो अपना सारा पैसा उस गैम्बल में खो बैठे, ठीक है।
एंड जब उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया तब उनको हो गया कि अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ मैंने वो पैसे नहीं भेजे थे, एटलीस्ट मेरे पास उतने पैसे हैं। सो ऑथर जो है ये स्टोरी बताने का उनका सिर्फ मोटिव ये था कि कितनी ह्यूमरस कहानी है कि हम इतनी सारी चीजें सोच जाते हैं, इतनी सारी चीजें समझ जाते हैं एंड एक्शन किसी चीज पे नहीं लेते। ठीक है, अब जरा इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो एनालिसिस भी यही है कि ये एक फनी स्टोरी है, जो कि आप कह सकते हो कि हमारा एक आइडियम है सेकंड थॉट। सेकंड थॉट का मतलब हो जाता है कि हम किसी चीज के बारे में दोबारा सोच रहे हैं। एक बार तो सोच ही लिया है कि ये मुझे करना है, बट उसके के बारे में हम दोबारा सोच रहे हैं। हमारा टाइटल क्या है? हमारा टाइटल है थर्ड थॉट, मतलब तीसरी बार तुम सोच रहे हो, तीसरी चौथी बार सोच रहे हो, रिपीटेडली। ठीक है, सो इसी आइडियम से उन्होंने ये टाइटल डिसाइड किया है एंड इसमें उन्होंने डिपिक्ट किया है कि जब भी पैसा इन्वॉल्व होता है, वो एक इंसान की जो है, जो जितने भी वर्चुअस सेंटिमेंट्स होते हैं, जितने भी रिस्पेक्टेबल आइडल्स होते हैं, मतलब जितनी भी उसकी जो मोरालिटी होती है, वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। एंड आदमी जो है वो मटेरियलिस्टिक चीजें एंड ईगोटेस्टिकल चीजों में इन्वॉल्व होने लगता है। उसकी जो इमोशंस है वो नेगेटिव की तरफ जाने लगती हैं। ठीक है, एंड वो बार बार चीजों को लेके सोचता रहता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वो शुरू कर देता है एंड जो जितने भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं वो सब उसी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे इनके फ्रेंड के साथ हुआ कि पहले उन्होंने अच्छा सोचा कि अच्छा ठीक है, उसकी भी तो मेहनत थी तो 50-50 करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा उसकी मेहनत क्या थी, मेरी तो मेहनत थी, मैंने सेलिंग की, मैं अपने पैसे क्यों दूं? उन्होंने नहीं दिए। ठीक है, एंड अल्टीमेटली गैम्बलिंग में वो अपना सारा पैसा खो दिए। सो इस ऐसे के थ्रू वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे कमर्शियल दुनिया है, यानी कि ये जो सेल्स की दुनिया है, उसकी साइकोलॉजी और फिलॉसफी को लेके एक आप कह सकते हो एक सटारिकल टोन में उन्होंने स्टोरी बताने की कोशिश की है। ठीक है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो इनकी स्टोरी थी या ये जो इनका एसे था, ये एक सरकाज़्म है, ह्यूमर से भरा हुआ है एंड एलिगेंट स्टोरी है कि हाँ, सिंपल स्टोरी लोगों को आसानी से समझ आ रही है। जो कमर्शियल दुनिया है उसके लिए एक sarcastic टोन में ह्यूमर के थ्रू इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो ये हो गया आपका एनालिसिस। अब हम चलते हैं जल्दी से इनके क्वेश्चन आंसर्स पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है, इन द स्टोरी थर्ड थॉट हाउ मेनी टाइम्स डिड द नरेटर कंसिडर द डीलर, डिड ही हैव डिफरेंट थॉट्स ईच टाइम। यहाँ पे नरेटर नहीं होगा, यहाँ पे होगा आप कह सकते हो स्पीकर, आप कर लो, ठीक है, या फ्रेंड कर लो, नरेटर नहीं होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इनका ऐसे था थर्ड थॉट, उसमें जो इनके फ्रेंड थे उन्होंने डीलर के बारे में कितनी बार सोचा था एंड हर बार जो है वो क्या डिफरेंट थॉट आया था। तो सिंपल सा था कि डीलर के बारे में उन्होंने 3 बार सोचा था एंड तीनों बार 3 अलग अलग थॉट आए थे। सबसे पहले आया कि मैं उसे 50% दे दूंगा, दूसरी बार आया कि मेरी मेहनत थी, मुझे नहीं देना चाहिए, एंड थर्ड टाइम उनके बारे में आया कि अगर मैं उसे दे दूंगा तो वो कहीं प्राइसेस ज्यादा ना कर दे, अच्छा हुआ मैंने उसे ऐसा करता हूँ, मैं उसे पैसे ही ना दूं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्कस द टाइम व्हेन द फ्रेंड gives away his artistic articles in the essay third story। तो सिंपल सा है कि कब उन्होंने अपने आर्टिकल्स देने शुरू कर दिए थे, जब वो पूरी तरीके से थक गए थे। एंड एक्चुअली स्टार्टिंग में हुआ ये था कि ये इनके जो फ्रेंड थे, इन्होंने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया था। इनको एक तरीके से एक थॉट भी आ गया था अपने मन में कि मैं हमेशा महंगा सामान खरीद के उसे कम दामों में बेचता हूँ, मेरी किस्मत खराब है। तो ये एक चीज उनके दिमाग में था एंड वो आखिरी जो डील, ये जो स्टोरी आपने देखी, ये आखिरी था इनका कि अगर इसमें भी मुझे लॉस होगा तो मैं अब ये बिजनेस पूरी तरीके से छोड़ दूंगा। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां पे भी नरेटर क्वेश्चन में आ रहा है वहां पे आप स्पीकर या फ्रेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द स्टोरी थर्ड थॉट, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द फ्रेंड फॉर गोइंग टू द मार्केट एंड डिड ही गेट द चांस टू बाय द पेंटिंग। सो किस इरादे से वो मार्केट गए थे एंड क्या उन्होंने चीजें की थी। तो वो मेन जो इरादा था वो डेली जो उनका डेली का चोर्स होते हैं वो करने गए थे। डेली का जो उनके रेगुलर बेसिस पे काम होते हैं वो करने के इरादे से गए थे मार्केट में। पर वहां पे उनको वो पेंटिंग दिख गई एंड उन्होंने कहा ये पेंटिंग अच्छी है, चलो ठीक है, मैं एक बार इस पे चांस लेके देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द रीजंस द फ्रेंड felt so delighted and proud after selling the painting। तो सिंपल सा रीजन था कि वो इतना ज्यादा प्राउड क्यों फील कर रहे थे, क्योंकि पहली बार उनको प्रॉफिट हुआ था, वो भी ऑलमोस्ट 100% का। तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि अरे वाह, मैंने बस 10 सेलिंग्स में 50 पाउंड्स कमा लिए एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फ्रेंड थिंकिंग दैट द डीलर शुड गेट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही हैड अर्न्ड। सो वो क्या, सबसे पहला जो थॉट था कि डीलर को भी उसका थोड़ा शेयर मिलना चाहिए, वो क्यों था
वो उनके मोरालिटी की वजह से था, उनको था कि डीलर ने भी तो, डीलर जेनरस था, काइंड था, अच्छा था, एंड इतने कम दाम में उसने मुझे वो पेंटिंग बेच दी, एंड इसी वजह से मुझे उसको इसका शेयर थोड़ा सा दे देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द हैबिट्स ऑफ द फ्रेंड दैट लीड्स हिम टू एग्जामिन एंड री एग्जामिन हिज आइडिया फॉर सेंडिंग द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर। सो आपको सिंपल सा है कि ये उनकी हैबिट कैसी थी वो बताया गया है। तो वो इनके फ्रेंड की हैबिट थी कि वो अपनी मिस्टेक पे बार बार सोचता था, बार बार उसको करेक्ट करने की कोशिश करता था, एंड चीज़ों को बहुत डिटेल में आपके जाके कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा उनको सोचने की आदत थी, एंड इसी वजह से वो बार बार अपने डिसीजन को री इवेल्युएट करते रहे, एंड वो अमाउंट धीरे धीरे करके वो कम करते गए। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो सम लाइट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी थर्ड थॉट। सो थर्ड थॉट का मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना होगा, इस टाइटल को एक्सप्लेन करना होगा, तो आप उसको किस तरह से करोगे कि एक आप कह सकते हो एक हिलेरियस कॉइनेज है कि एक आइडियम है, सेकेंड थॉट, जिसमें हम दोबारा चीजों को रीइवैल्यूएट कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पे जो है वो बार बार रीइवैल्यूएट कर रहे थे अपनी चीजों को, इसलिए टाइटल जो है वो थर्ड थॉट आ गया है। एक बार जरा आंसर यहाँ पे देख लीजिए। The essay's title third thought is a hilarious coinage based on the item second thoughts, which often signify opinions or decisions concerning the reviews. This essay portrays the changing human behavior regarding money as the author was busy reviewing and altering his opinion led by his own personal interest. It demonstrates that when one's mind is occupied by selfish thoughts and worldly wisdom, consideration and reconsideration never ends. Lofty and generous ideas are often replaced by selfish ones through consecutive reconsiderations. For example, in the essay, the friend considers and reconsiders his idea of sharing the profit with the dealer. The title implies that one has the tendency to cheat oneself in the name of second or third thought. Thus, it is an extremely appropriate title for the essay. यही चीज यहाँ पे भी कही गई है कि वो बार बार, उनके जो फ्रेंड थे वो बार बार रीइवैल्यूएट कर रहे थे, बार बार चीजों को देख रहे थे, एंड सिंस पैसे की बात थी तो वो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें थी उनमें इन्वॉल्व हो जा रहे थे, एंड वो जो हमारी मॉरल वैल्यूज होती हैं उसको खोते हुए जा रहे थे, उसको हटाते हुए जा रहे थे, एंड वो सिर्फ अपने बारे में सोचते जा रहे थे, थोड़े सेल्फिश होते जा रहे थे, एंड इसी वजह से ये टाइटल जो है वो अप्रोप्रिएट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रीजंस गिवन बाय द फ्रेंड इन द एसे थर्ड थॉट फॉर चेंजिंग हिज रिवोल्यूशन विथ ईच रिकंसिडरेशन, या फिर है डिस्कस द वेज द फ्रेंड बार्गेन्स विथ हिज ओन सोल। सो वही चीज है कि किस तरीके से क्या क्या उन्होंने अपने खुद से कहा, क्या क्या डिसीजंस उन्होंने खुद से लिया, एंड एट द एंड क्या हुआ। तो सिंपल से था कि उन्होंने पहले डिसाइड किया कि प्रॉफिट जो है मैं 50% बांटूंगा। रीजन ये था कि डीलर जो है वो अच्छा है, मुझे देना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद उनको होने लगा कि मैं एक अच्छा सेल्समैन हूँ, मैंने बेचा है, मेरी चीजें हैं, मैं अपना पैसा उसे क्यों दूं। तो उन्होंने 10 पाउंड देने का सोच लिया, एंड उसके बाद अगेन उन्होंने एट द एंड उन्होंने उसको पैसे ही नहीं दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द सिटी ऑफ मैग्नेट्स according to the narrator in the essay थर्ड थॉट। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि सिटीज जो है वो कमर्शियल चीजों को लेके इतनी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हो जाती हैं। तो इसका रीजन सिंपल सा वो दे रहे हैं कि सक्सेसफुल वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर रहे होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं, इसके अलावा वो किसी और चीज पे फोकस नहीं कर रहे होते। उनका ये फोकस नहीं होता कि जो कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, वो चीजें अच्छे से डील करे। डीलर का फोकस है सिर्फ अपना पैसा अटेन करने में और किसी चीज में नहीं। आंसर जल्दी से देख लेते हैं। द नरेटर कंसिडर्स city magnates successful as they do not mix emotions with their business. They deeply understand the business psychology and philosophy of the world of trade and commerce, where impulse is negation of the magnetism. Buying and selling are a perfectly straightforward matter between the dealer and the customer. After the consumer pays the dealer the amount he believes he can extort, the dealer has no further commitment to the customer. Thus, the city magnets' non-involvement in impulsive things as done by the narrator is the main reason behind their success. In fact, they believe in gaining all the profits without being considered about the feelings of the others.
सो यही चीज यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं या जो सक्सेसफुल इंसान है, उनका सिंपल सा रहता है कि वो इमोशंस को जो है वो अपने बिजनेस के साथ कभी मिक्स नहीं करते, एंड उन्हें ट्रेड और कॉमर्स का जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फिलोसफी, जो साइकोलॉजी है, जिस तरीके से चीजें डील होती हैं वो उनको पता है। एंड इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता है एंड कस्टमर से जितना ज्यादा हो सके वो उतना पैसा लेने की कोशिश करता है। एंड उसके बाद कस्टमर क्या करता है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से फर्क पड़ता है, एंड उन्हें दूसरों की फीलिंग्स से, दूसरों पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इन द ऐसे थर्ड थॉट वाज द डीलर एबल टू रीड इंटेंडेड नोट व्हिच डिड ही रीच हिम। सो इसमें सिंपल सा है कि जो डीलर था, इसमें क्वेश्चन आपका है कि जो डीलर था, क्या जो उनके फ्रेंड ने जो नोट लिखा था वो उस तक कभी पहुंचता है, एंड क्या उसे सच में चीजों का पता चलता है। तो हाँ, उसने जो है वो एक बहुत ही जेनरस इंसान था, उसने 10 शिलिंग्स में वो पेंटिंग जो है बेच दी थी, ठीक है। एंड जब उनके फ्रेंड ने वो लेटर पेन किया था, यानी कि लिखा था, तब उसे कभी सेंड नहीं किया था। तो डीलर को कभी नहीं पता चला कि वो पेंटिंग कितने रुपए में बिकी, कितने पैसे में बिकी, उसका प्रॉफिट कितना हो, उसका लॉस कितना हो, वो डीलर जो है वो हर चीज से अनजान रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, what was the narrator think about the goddess of business in the story third thought। गॉडेस ऑफ बिजनेस के बारे में उन्होंने भी एक लाइन कही थी कि स्टोरी में कि अगर मैं अपना प्रॉफिट उसे दे देता हूँ तो गॉडेस ऑफ बिजनेस जो है वो मुझसे नाराज हो जाएंगे और फिर मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो उनके फ्रेंड का क्या कहना था, जल्दी से देख लेते हैं। द नरेटर वाज फीलिंग overwhelmed by having such a massive financial gain for the first time in his life. Although earlier he had thought of lending half of his profit to the dealer, soon his generosity regarding money faded away and he questioned himself about why he should ruin it by giving a large part of the profit away. At this moment he got scared by thinking about goddess of business. He considered that sharing such a huge amount would be like an insult to the goddess with whom he had gotten on terms. This might anger her, which would affect his overall life. However, in reality, the narrator took no interest in sharing his big profit, and this is why he found various reasons to achieve his selfish motives. Thus, having a thought of goddess of business was yet another reason for not sending a part of the profit to the dealer. So वही चीज है कि इसमें भी आंसर ओवरऑल यही कह रहा है कि पहली बार जो है ये जो फ्रेंड थे उनको पहली बार जो है इतना बड़ा प्रॉफिट मिला था, एंड पहले जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 50% शेयर जो है वो डीलर को सेंड कर दूंगा, तो उसका उनके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आ रहा था, बट ही गॉट स्कैर्ड कि पहली बार मुझे ऐसा प्रॉफिट मिल रहा है। एंड फिर उन्होंने थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि खुद को समझाने की कोशिश की, एंड उन्होंने एक एंटिटी को बना लिया जिनका इन्होंने नाम रख दिया गॉडेस ऑफ बिजनेस की। पहली बार मेरे पास वो आई हैं, पहली बार मुझे बिजनेस के थ्रू इतने पैसे आए हैं, एंड अगर मैं अपना प्रॉफिट दे देता हूँ तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। वो हमारे हिंदुइज्म का ही है कि लक्ष्मी माता आ रही हैं तो आप उनका जो स्वागत है वो पहले कीजिए, आप लक्ष्मी माता को कहीं और जाने के लिए मत कीजिए। तो सेम थॉट के साथ वो भी अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था कि गॉडेस ऑफ बिजनेस पहली बार मेरे पास आई हैं एंड आई शुड कीप हर, मुझे अपने प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करना चाहिए। एंड थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पे देखते हैं तो वो खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद के सेल्फिश मोटिव्स को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, रीजन करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो शॉर्ट आंसर्स हमारे खत्म हो गए, अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर्स पे। फर्स्ट लॉन्ग आंसर देख लेते हैं जल्दी से। द पॉइंट टू दिस नरेटिव रिसाइड्स, the narrator says in this story third thought, in bargaining with my own soul, document and explain this statement। so सिंपल सा है, कोर्ट में है ये स्टेटमेंट एंड इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सा है कि वो जो फ्रेंड थे उन्होंने एक पेंटिंग को खरीदा, ऑलमोस्ट पूरा सेम आंसर जाएगा कि उन्होंने पेंटिंग को 10 शिलिंग्स में खरीदा। उसका उन्हें लगा था कि वो जो है एक इंटीमेट है या आप कह सकते हैं एक कॉपी है टर्नर पेंटिंग की, बट जब उन्होंने उसे सेल किया तो वो 50 पाउंड्स में सेल हो गई विदाउट एनी बार्गेन, जिसकी वजह से उन्हें 49 पाउंड्स का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एंड ये सिर्फ हमारे माइंड को दिखाता है कि जो ओवरऑल स्टोरी है सिर्फ ये दिखाता है कि किस तरीके से
एक इंसान का जो माइंड है वो सेल्फिश डिजायर्स, सेल्फिश नीड्स में वो फंस सकता है, जिसकी वजह से वो अपने मॉरल वैल्यूज जो ह्यूमन कंसिडरेशंस होते हैं उन सब को छोड़ के वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे सकता है, एंड वो अपने ही गलत एक्शंस को सही प्रूफ करने के लिए बार बार कंसिडर करता है, रिकंसिडर करता है चीजें, ताकि वो खुद को सही प्रूफ कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, elaborate the meaning of the lines buying and selling a perfectly straightforward matter between the dealer and the customer from the story, थर्ड essay, एंड इसी का सेकंड ऑप्शन है, एंड इसमें भी यही चीज है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द लाइंस। ओके, सो सिंपल सा है कि ये लाइंस जो है वो ऐसे है हमारा ईवी लूकस का द थर्ड थॉट्स, वहां से लिया गया है, एंड इसमें अगर हम इस लाइन को देखते हैं तो कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रही हैं कि बाइंग एंड सेलिंग यानी कि खरीदना और बेचना जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक परफेक्टली यानी कि कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है। किसके बीच में? डीलर यानी कि जो बेच रहा है, कस्टमर यानी कि जो खरीद रहा है। तो बेचना और खरीदना जो है वो दो लोगों के बीच की बात है, एंड वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है। एंड स्टोरी में जो हमारा हमारे ऑथर का जो फ्रेंड रहता है वो ये लाइन कब कहता है? जब वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या मैं जो डीलर है उसको पैसे दे दूं या ना दूं। ठीक है, एंड इसमें वो एक चीज सिर्फ इसलिए कहता है ताकि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सके कि उसे पैसे नहीं देने। ठीक है, एंड इस लाइन का पर्टिकुलरली मतलब यही हो जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है डीलर और सेलर के बीच में, यानी कि बायर और सेलर के बीच में, वो इन दोनों के बीच की बात है, जिसमें बायर जो होता है वो चाह रहा होता है कि उसे कम से कम पैसे में चीजें मिल जाए, एंड डीलर चाह रहा होता है उसे ज्यादा से ज्यादा पैसों में चीजें मिल जाए। ठीक है, एंड दोनों के ही पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि अगर प्राइस अग्री नहीं कर रहा वो किसी और के पास जा सकता है, उन्हें वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर डीलर से खरीदने की जरूरत नहीं है, एंड डीलर को जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर कस्टमर को देने की जरूरत नहीं। एंड इसके बाद मतलब अगर आपने कुछ खरीद लिया है, उसके बाद उस सामान को खरीदने के बाद आप उसके साथ क्या करते हैं, इससे डीलर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सेलर का कोई लेना देना नहीं है। मान लेते हैं कि मैंने ये पेन किसी से खरीदी। ठीक है, अब ये पेन मान लेते हैं मैंने 10 रुपए में खरीदी, एंड मैं खरीदने के बाद इस पेन को अगर मैं 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में बेच रही हूँ, तो इसके बीच का जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा है उससे, जिससे मैंने खरीदा था उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, एंड इसी वजह से, इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि जो फ्रेंड था उसने ये लाइन सिर्फ इसलिए बोली ताकि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सके, ताकि वो जो 49 पाउंड्स का उसको प्रॉफिट है वो अपने पास पूरे पैसे रख सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, एंड क्वेश्चन है कि हमें इसमें जो हमारा एसे था उसकी थीम्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहली थीम आ जाती है कॉमर्स एंड बिजनेस एथिक्स। सो कॉमर्स एंड बिजनेस एथिक्स, तो ये क्लियर हो रहा है कि कमर्शियल वर्ड की बात हो रही है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग की बात हो रही है। तो हर बिजनेस का एक प्रॉपर रूल रहता है, एंड उस रूल के हिसाब से आपको चलना रहता है कि प्रॉफिट मेकिंग जो है वो एक फेयर ट्रांजैक्शन हो, किसी को ये ना लगे कि आपने उनके साथ चीट किया है या आप उन्हें धोखा देके चीजें कर रहे हो। ठीक है, सेकंड थीम जो हमें स्टोरी में देखने को मिल जाती है, ऐसे में देखने को मिल जाती है, वो था मॉरल डिलेमा। वो फ्रेंड मॉरल डिलेमा ही में ही तो था कि पैसे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, करूं ना करूं, खुद को बार बार रिकंसिडर कर रहा था, खुद के एक्शंस को बार बार रिकंसिडर कर रहा था। तो ये एक तरीके का मॉरल डिलेमा उनका फ्रेंड जो है वो फेस कर रहा था, जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा था कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करे या फिर सेंस ऑफ फेयरनेस के लिए, मतलब जो सही है उसके लिए काम करे या खुद के फायदे के लिए। एट द एंड उन्होंने खुद के फायदे के लिए चीजें की हैं, बट ये एक क्वेश्चन थ्रू आउट द स्टोरी उनके फ्रेंड के दिमाग में चल रहा था। नेक्स्ट थीम जो आपको देखने को मिला वो आ जाता है फाइनेंशियल सक्सेस एंड इट्स इम्पैक्ट्स। सिंपल सा, पहली बार उनके फ्रेंड को सक्सेस मिली थी कि 49 पाउंड्स की पेंटिंग उन्होंने सेल कर दी थी, जो कि उन्होंने 10 शिलिंग्स में खरीदी थी। ठीक है, तो प्रॉफिट, ये आप कह सकते हो, जब ज्यादा सक्सेस आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट कई बार होता है कि लोग अपने मॉरल वैल्यूज जो होती हैं उन्हें छोड़ देते हैं, वो पैसे की तरफ भागने लगते हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसकी तरफ भागने लगते हैं, एंड सेल्फिश नीड्स की तरफ वो जाने लगते हैं। यही चीज हमें स्टोरी में भी देखने को मिली थी। ओके, नेक्स्ट थीम जो डिस्कस हुई है वो है रिफ्लेक्शन ऑन सेल्फ एंड एक्शन। थ्रू आउट द स्टोरी वो बार बार खुद पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे तक कि मैं अपनी लाइफ के एरर्स जो है वो दोबारा ना करूं, मैं चीजें गलत ना करूं, चीजों को कैसे सही किया जा सकता है, एक्शंस पे वो बार बार कंसिडर कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे, एंड ओवरऑल आप कह सकते हो कि वो यही चीजें कर रहे थे कि पूरी रात भर वो जग रहे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्या डीलर को पैसे देने चाहिए या नहीं। तो ये रिफ्लेक्शन ही हो गया सेल्फ एक्शन पे। ओके, नेक्स्ट थीम पे चलते हैं।
सो नेक्स्ट थीम है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे ऐसे में जो है ऑथर ने ह्यूमन बिहेवियर जितना भी हमारा था, या बिजनेस डीलिंग्स को लेके जो भी हमारे थॉट्स रहते हैं, जो भी थॉट प्रोसेस हमारे रहता है, एंड किस तरीके से हमारा बिहेवियर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, उसी को उन्होंने एक्सप्रेस भी किया है, उसी को शोकेस करने की कोशिश की है उन्होंने। एंड उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से रैशनैलिटी, इमोशन और मोरालिटी के बीच में बहुत बहुत मुश्किल सा एक, आप कह सकते हो, एक इंट्रिकेट कनेक्शन बना रहता है समय। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कॉम्प्लेक्सिटी की। सेकेंड लास्ट हमारी थीम आ जाती है लक एंड फेट। तो ये भी उन्होंने मतलब ऐसे के स्टार्टिंग में ही शोकेस कर दिया था। कैसे? ऐसे के स्टार्टिंग में जब उनका फ्रेंड अपनी स्टोरी बता रहा होता है, वो तभी कहता है यार मेरा, जैसे कि मेरा किस्मत में लिखा हुआ है कि मैं हमेशा महंगी मार्केट से सामान खरीदूंगा और उसे सस्ती मार्केट में बेचूंगा। तो ये जो फर्स्ट लाइन इनके फ्रेंड ने कह दी ना, इसी से फेट का जो है कि हो जाता है कि वो मान चुका है कि ये उसकी किस्मत है। एंड ऑब्वियसली उसकी किस्मत हल्की सी चेंज होती है। बाय लक उसे एक ऐसी पेंटिंग मिल जाती है जो कि ओरिजिनल टर्नर्स की कॉपी नहीं रहती, टर्नर्स की ओरिजिनल, आप कह सकते हो ओरिजिनल पेंटिंग रहती है, जिसकी वजह से उसे काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा थीम आ जाता है जनरोसिटी एंड फेयरनेस। सो ऑब्वियसली ये भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किस तरीके से फेयर होता है, एंड किस तरीके से उनका जो फ्रेंड है वो फेयरनेस और जनरोसिटी दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब स्टार्टिंग में तो उसका थॉट अच्छा ही होता है कि डीलर की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे डीलर को भी एक शेयर दे देना चाहिए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली उन्होंने जो हमारा नरेटर था, यानी कि उनका जो फ्रेंड था, उसके अंदर वैल्यू और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से थी, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ठीक है, मैं डीलर को कुछ पैसे दूंगा। अब उसके बाद जो है स्टोरी चेंज हो गई, उनकी कंडीशंस चेंज हो गई, एंड उन्होंने अलग अलग चीजें डिसाइड की। जब उन्होंने रिकंसिडर किया, तब उन्होंने चीजें चेंज कर दी, एंड अल्टीमेटली उन्होंने डीलर को पैसे नहीं दिए, बट स्टिल एक आप कह सकते हैं फेयर डिसीजन उन्होंने लिया था। एंड इसी के साथ हमारे थीम्स भी खत्म होते हैं, एंड हमारा जो चैप्टर है वो भी खत्म होता है। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। ये बुक जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप ये परचेज करना चाह रहे हैं तो ये बुक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tppl.org.in, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये बुक जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये बुक अपने फोन पे ऑन गो कहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसका आप पीडीएफ वर्जन या ई बुक वर्जन जो है वो गूगल प्ले बुक से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई